हेलो स्टूडेंट्स, मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सेकंड पार्ट, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या फिनिश कर चुके हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 में हमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के बीच में ये बात हुई थी कि पीरियोडिक टेबल को बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया था साइंटिस्ट के माइंड में। फिर जो फर्स्ट लेके आए थे हमारे पास, वो लेके आए थे डॉबिनर ट्रेड, जिन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को 3 की ग्रुपिंग में कंबाइन किया था। जो नेक्स्ट आए थे उनके बाद वो थे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। उसके बाद आए थे ड्रिमेटी मेंडलीव। मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल निकाला था एटॉमिक मास के बेस पे। एटॉमिक मास को उन्होंने क्या करा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करा और अपना एक पीरियोडिक टेबल फॉर्म करा। बट उसमें भी काफ़ी सारे क्या थे, नुक्स थे, जिस करके उन्होंने नेक्स्ट जो पीरियोडिक टेबल निकाला वो था मॉडर्न ने। तो ड्रिमेटी के जो डिफेक्ट्स थे वो किसने पूरे किए थे, मॉडर्न ने अपने पीरियोडिक टेबल में पूरे कर दिए थे। बट जो मॉडर्न ने अपना पीरियोडिक टेबल निकाला था वो किसके बेसिस पे था, एटॉमिक नंबर के बेस पे था। वो एटॉमिक नंबर के बेस पे था। और मेंडलीव का जो था वो किसके बेस पे था, एटॉमिक मास के बेस पे था। फिर हमने उसके बाद साइलेंट फीचर पढ़े थे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या फ़ायदे हैं, मतलब कैसा वो डिज़ाइन हुआ है, किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। तो ये सब हमने साइलेंट फीचर में पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम सेकेंड पार्ट में स्टार्ट करने लगी हैं वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, जो हमने पढ़नी है। क्योंकि जो मॉडर्न का पीरियोडिक टेबल था उसने एटॉमिक नंबर को रिलेट किया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ से। तो अब हमने क्या करना है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। जो 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं आज हम उनको पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में। तो पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 टर्म्स है जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपको बता दूं। फर्स्ट है शेल। फर्स्ट क्या है हमारे पास, शेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो शेल क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आगे सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस पे ही बेसिस हैं। तो शेल क्या होता है, जैसे कि आपको पता है सेंटर में क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस होते हैं पॉजिटिव, ओके। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो इधर शेल्स में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर क्या करता होता है, रिवॉल्व करता होता है। उसके बाद क्या होता है, एक सेकेंड शेल होती है एंड देन थर्ड शेल। ऐसे करके बहुत सारी शेल होते हैं जिसको हम नाम देते होते हैं, KLMN और भी फर्दर्स होती हैं। तो जिस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता होता है उसको हम क्या कहते हैं, इस पाथ को ऑर्बिट, या फिर हम क्या कहते हैं, शेल। जिसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट या फिर शेल का नेम देते हैं, ठीक है। उसको हम क्या नेम देते हैं, शेल या ऑर्बिट का नेम। तो आपने एक बात याद रखनी है, उस दिन मैंने बताया था आपको कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं एंड 18 हमारे पास क्या है, ग्रुप्स हैं, ओके। 18 क्या हमारे पास है, ग्रुप। तो पीरियड्स क्या आते हैं हमारे ऐसे, ये हैं 7 पीरियड्स, ओके। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे क्या थे, पीरियड्स। और ऐसे हमारे पास जो 18 थे वो क्या हमारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ समथिंग ऐसे होता है पीरियोडिक टेबल हमारा। तो ये क्या थे हमारे ग्रुप और ये क्या थे हमारे पीरियड। तो मैं आपको शेल्स का बताती हूँ कि शेल का जो ट्रेंड है वो पीरियड और ग्रुप के साथ कैसे चेंज होता है। आपने जो अपने माइंड में फर्स्ट बात याद रखनी है वो ये है कि जब भी हम डाउन द पीरियड जाते हैं, ये क्या हो गया, डाउन द पीरियड, तो जो शेल्स हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। बट जब हम पीरियड के अलॉन्ग जाते हैं तो शेल इंक्रीज नहीं होते, शेल रिमेन सेम। शेल्स हमारे पास क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। बट जब हम डाउन द पीरियड आते हैं तो शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जैसे कि अगर हम अलॉन्ग द पीरियड जा रहे हैं, ठीक है, अलॉन्ग द
पीरियड हम जा रहे हैं, तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आया वो भी इसमें एंटर हो गया, ठीक है। जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी क्या होएगा, इसी में एंटर होगा, ओके। बट जब हम डाउन द पीरियड जाते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ शेल क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा किसको प्रेफर करते हैं, आउटर वाले शेल को करती हैं, ओके, आउटर वाले शेल को करते हैं। ये आपने बात अपने माइंड में रखनी है कि हम अगर पीरियड पे जाते हैं तो हमारे जो शेल्स हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, एक पीरियड में सेम रहते हैं, ओके। जब हम डाउन द पीरियड डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारे जो शेल हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेल के बाद सेकेंड टर्म है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट्स अ वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम के कंबाइन होने की कैपेसिटी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, कि कोई एटम कितने के साथ कंबाइन हो सकता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं हम इसको, वैलेंसी, ओके। जैसे हम स्टार्ट करते हैं सोडियम से, ओके, सोडियम से स्टार्ट करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर, 11। तो इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 281 281। तो इसके लास्ट में कितने हैं इलेक्ट्रॉन हैं, 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। तभी आपने देखा होगा ना, हमेशा ये क्या बनाता है, NaCl, एक ही बॉन्ड बनाता है ये क्लोराइड के साथ। अगर जैसे देखिए हम सेकेंड मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर कितना है, 12। तो 282, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम 13, तो क्या होगा, 283। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। नेक्स्ट जो हमारा है सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 14। तो इसकी क्या होएगी, 284। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। 4 तक तो हमारा जो काम है वो सेम रहता है, 4 तक तो हमारा काम क्या है, सेम रहता है। बट 4 के बाद हम जो रूल यूज़ करते हैं वो हम क्या करते हैं, वो हम देखते हैं। फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 285। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या हो गया, 4 से ज़्यादा। तो हम ये नहीं कहेंगे कि फास्फोरस की जो वैलेंसी है वो क्या है, 5 है। तो हम इसके लिए एक रूल होता है, वो क्या है, हम 8 माइनस 5, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में उसको माइनस कर देते हैं। अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, लास्ट शेल में अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जैसे यहाँ पे तो 4 था तो इसकी वैलेंसी कितनी थी, 4। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 4 से ज़्यादा है, कितने हैं, 5। तो हम इसके लिए क्या रूल करेंगे, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 हैं। तो कितना आ गया मेरे पास, 3। तो फास्फोरस की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 3। वैसे ही नेक्स्ट क्या है मेरे पास, सल्फर 16, 286। तो इसको ही मैं सेम करूँगी, क्या करेंगे हम, 8 माइनस 6, तो कितना आ गया, 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी हमारी, 2। अब हम वैलेंसी का ट्रेंड पढ़ेंगे अलोंग द पीरियड एंड ग्रुप में, ठीक है। तो जैसे कि हमने ग्रुप शेल्स का पढ़ा था, वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, वैलेंसी का पढ़ेंगे। दिस इज़ द अलोंग द पीरियड एंड दिस इज़ द डाउन द ग्रुप, ओके। अब जैसे जैसे हम क्या जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो वैलेंसी हमारी क्या रहती है, सेम रहती है। वैलेंसी हमारी क्या, सेम रहती है। क्यों, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे लास्ट शेल में वो क्या होते हैं, इसमें सेम होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिस करके इनकी जो वैलेंसी है वो भी क्या रहती है, सेम रहती है। बट अलोंग द पीरियड वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे अभी हमने एक ट्रेंड बनाया था, ठीक है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि सिलिकॉन तक तो हमारा ट्रेंड वो क्या था, इंक्रीज हो रहा था। 1 वैलेंसी ऐसे आ रही थी ना, 1 2 3 4। पर जैसे ही फास्फोरस का रूल आया तो मैंने क्या करा, 8 माइनस 5 वाला रूल लगा दिया। तो वो फिर वैलेंसी क्या होगी, 3 2 1। तो दैट्स मीन्स क्या है, वैलेंसी एक टाइम पे पीरियड पे इंक्रीज करेगी और फिर क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। वो क्या करेगी,
डिक्रीज़ करेगी। ये भी ट्रेंड आपको याद रखना है, ये भूलना मत। ये मत लिख देना कि जो वैलेंसी है वो सिर्फ इंक्रीज़ ही हो रही है, वो एक टाइम पे इंक्रीज़ होगी पर बीच में जाके क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको याद रखनी है, क्योंकि मैं आगे जाके समझाऊंगी नहीं। जब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगी तो मैं आपको इसको फुली एक्सप्लेन नहीं करने वाली, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का मेन मोटिव और हमारा जो टॉपिक, मोटिव और टॉपिक दोनों हैं, ठीक है, कि आज हमने इसको फिनिश करना है। वो है हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हम फर्स्ट पढ़ेंगे एटॉमिक साइज़ के बारे में, कि जो एटम का साइज़ है वो कैसे वेरी करता है। सेकंड हम पढ़ेंगे उसका मेटालिक करैक्टर, फिर हम नॉन मेटालिक करैक्टर में बात करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मेटालिक करैक्टर किस साइड होगा पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया था, रफली मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है। यहाँ पे आपको पता था एस ब्लॉक है, यहाँ पे क्या है पी ब्लॉक है, एंड यहाँ पे क्या है डी ब्लॉक है, और लास्ट नीचे क्या होता था आपका एफ ब्लॉक। तो मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ से क्या है मेटल है, डी को हम क्या बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, और यहाँ पे क्या होते हैं हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो मेटल से यहाँ पे क्या होता है मूव नॉन मेटल। तो आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि हमारे यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे क्या है नॉन मेटल प्रेजेंट है। तो फोर्थ पढ़ेंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी। फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज क्या है, जैसे इसका नेम है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मतलब कि एटम का साइज। तो मैंने आपको पहले भी एटम की स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी कि बीच में क्या होता है हमारे न्यूक्लियस होता है, और उसके अराउंड क्या होते हैं शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस से लेकर लास्ट जिसको बोलते हैं हम आउटर शेल, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या नेम देते हैं एटॉमिक रेडियस। तो इस तरह लगता है एटम का साइज कितना है उसका, हम क्योंकि हमें जो एटम की हम शेप लेके चलते हैं वो हम लेके चलते हैं कि एज अ स्फेयर है, ठीक है। तो हम उसका हमेशा क्या लेंगे स्फेयर का क्या लेते हैं हम रेडियस ही लेते हैं। तो हम भी यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे ओनली रेडियस। अगर ये दो के बीच में होता है, अगर ये दो एटम्स के बीच में होता है तो हम क्या करते हैं दोनों एटम्स का क्या लेते हैं डिस्टेंस लेते हैं। अगर इसका क्या हो गया यहाँ से आर रेडियस हो गया इस वाले एटम का रेडियस, इस वाले एटम का भी क्या ले लिया मैंने रेडियस ले लिया। तो दोनों का जब मैंने रेडियस लिया तो हम क्या बोलेंगे इनको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है ना, तो हम इनको क्या बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके, और इसकी यूनिट क्या होती है आर्मस्ट्रॉन्ग। एक आर्मस्ट्रॉन्ग कितने के बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है एक 10⁻⁻10 मीटर। अब जो एटॉमिक साइज है आपका वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो आपको नंबर ऑफ शेल पे डिपेंड करता है, एंड सेकेंड थिंग न्यूक्लियर चार्ज पे। शेल्स तो मैंने आपको बता दिए थे क्या थे, जिसपे क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता होता है उसको हम क्या बोलते हैं शेल। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या है, अब हम न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ते थोड़ा सा। जो भी चार्ज मतलब जो भी फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियस लगाता है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास जितना भी चार्ज है, मतलब जैसे कि एटॉमिक नंबर आपका हो गया 7 इज नाइट्रोजन, तो 7 ही क्या पड़ा उसमें चार्जेस पड़े हैं पॉजिटिव, तो हम उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है तो उसको नेम दिया गया न्यूक्लियर चार्ज। उसको क्या नाम दिया गया न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो हमारे पास दो में डिपेंड करेगा एटॉमिक साइज, एक तो नंबर ऑफ शेल और दूसरा क्या है न्यूक्लियर चार्ज। सिंपली इसका ट्रेंड देख लेते हैं एटॉमिक साइज का। पहले तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ शेल पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं।
मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तो शेल क्या रहेंगे, सेम, और अगर डाउन द ग्रुप आएंगे तो शेल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। मीन्स अगर नीचे आ रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहे हैं, शेल इंक्रीज हो रहे हैं। अब शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो आउटर मोस्ट शेल से न्यूक्लियस का डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अब हम इससे क्या कह सकते हैं, अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है हमारा, इंक्रीज। एटॉमिक साइज हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि क्या है, नंबर ऑफ शेल भी क्या हो रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीज हो रहे हैं। बट अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो हमारे पास सेम शेल रहता है, हमारे पास सेम शेल है, हमारे पास शेल इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इससे क्या है, साइज में कोई फ़र्क नहीं होता। नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था न्यूक्लियर चार्ज, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या क्या करता है कि जैसे कि हमें अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, ठीक है, अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, हम सोडियम मैग्नीशियम वाली लाइन ले लेते हैं, सोडियम मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है, ये ट्रेंड ले लेते हैं हम, जो भी हमारा है। तो अब देखो यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ 13, ये क्या है 14। तो अब देखो अगर यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 ही न्यूक्लियस पे भी चार्ज है ना, 14 ही क्या है, न्यूक्लियस पे भी चार्ज है। तो मतलब ये है कि जो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और जो साइज़ है वो क्या है, सेम रह रहा है, वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, वो ना डिक्रीज़ हो रहा है ना इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, शेल में ही जा रहे हैं, और वो किसको, इलेक्ट्रॉन्स किस करके शेल में रह रहे हैं, न्यूक्लियस करके। तो जो हमारा साइज़ है वो क्या हो जाता है, हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, न्यूक्लियस की तरफ क्या करते हैं, अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट करता है, जिस करके उनका जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। तो आई थॉट आपको पता लग गया होगा। मैं यहाँ पे एक छोटे से नोट्स में लिख देती हूँ कि नंबर ऑफ शेल का इफ़ेक्ट क्या है, ग्रुप में क्या होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा, पीरियड में साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ लिख लो यहाँ पे सीधा, पीरियड में क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है, पीरियड में क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब हम करेंगे सेकंड टॉपिक, जो हमारा है, सेकंड टॉपिक हमारा है मेटालिक करेक्टर। Here is very important question. Size of cation is smaller than parent atom. तो ये बात याद रखना, जो साइज़ ऑफ कटायन है वो हमेशा क्या होता है, स्मॉल होता है उसके पेरेंट एटम से। अब हम ये देख लेते हैं कैसे, जैसे कि मैंने पहले भी सोडियम की एग्जांपल ली थी। तो सोडियम की एग्जांपल में हमारे पास क्या था कि फर्स्ट शेल में हमारे पास कितने होते हैं, सोडियम में 2, 8, 1। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेकेंड वाले में 8 हो गए, और लास्ट वाले में हमारे जो पड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स वो कितने हैं, 1। ओके, वो क्या है, 1। जब इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, बाहर निकाल दिया, तो जो अब हमारे पास बचे हैं वो बचा हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बची है 2, 8, 1 तो निकल गया ना। तो अब क्या है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, सेकेंड शेल में कितने आ गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो जो हमारा लास्ट वाला शेल था, अब तो आउटर मोस्ट शेल यही बचा ना। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, ओके, बट यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस क्या है, कम है। वो तो अब ऐसे ही पता लगा, 1, 2, 3 है यहाँ पे शेल, यहाँ पे कितने 2 शेल हैं, तो ऑफकोर्स इसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने, माइनस कर दिया ना यहाँ से। तो साइज ऑफ कटायन, अब ये क्या बन गया, ये साइज ऑफ कटायन है। साइज ऑफ कटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, बट इन केस ऑफ क्लोरीन के केस में क्या होता है,
क्लोरीन के पास पूरी टेंडेंसी है कि वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे। उसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। यहाँ पे पहले कंप्लीट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके पास पूरी टेंडेंसी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 8 8 कंप्लीट करता होता है। तो इसीलिए इसका साइज़ क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग बड़ा होता है। तो ये बात हमेशा याद रखना, साइज ऑफ कटाइन इज स्मॉलर देन साइज ऑफ पेरेंट एटम एंड द साइज ऑफ अनायन। अनायन क्या होता है, साइज ऑफ अनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन पेरेंट एटम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे जाके भी आता है। नेक्स्ट हम करने लगे हैं मेटालिक करैक्टर के बारे में। मेटल्स क्या होती हैं, जिनके पास मेटल्स क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्या है, टेंडेंसी है, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक करैक्टर। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं एटम, जो एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, या एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, मेटल। तो उनको हम क्या कहते हैं, मेटल। जैसे कि फर्स्ट हमारा जो है सोडियम, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, तो इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया स्टेबल होने के लिए, तो जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2 8, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो हमारे पास सोडियम क्या है, मेटल। सोडियम का जो नेचर है, जो करैक्टर है, वो कौन सा है, मेटालिक करैक्टर है। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसको हम क्या नेम देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं हम उसको, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब मेटालिक करैक्टर मैंने आपको 2 बात बताई हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्या होएगा, मेटल होगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन अब कौन लूज करेगा जल्दी से, इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा इजीली, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टाइटली बाउंड नहीं होंगे, वहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, उस पर कोई फोर्स नहीं होगी, जिस करके क्या हम इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेटालिक करैक्टर का अगर हम ट्रेंड देखें, अगर हम इसका ट्रेंड देखते हैं अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप, तो क्या होता है, इतना ही बात याद रखना कि मेटालिक करैक्टर में हमने क्या पढ़ना है, कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं एलिमेंट, ओके, वो क्या होते हैं, मेटल। तो मैंने आपको पहले बात बताई थी, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है, ओके, तो इसको क्या लग रही है, जो न्यूक्लियस की फोर्स लग रही है वो बहुत ज़्यादा क्या लग रही है, कम लग रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या लग रही है, कम लग रही है। क्यों, क्योंकि इससे न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा दूर है। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो निकालना है ईजी है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या बहुत ज़्यादा ईजी है। बट सिमिलरली अगर हम पीरियड में जाएं, तो पीरियड में क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया और जो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है, क्योंकि आपको पता है जब हम पीरियड में जाते हैं तो शेल इंक्रीज नहीं होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो उससे क्या है, इसकी तरफ फोर्स बहुत ज़्यादा लग रही है, इसकी फोर्स बहुत ज़्यादा लग रही है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, क्योंकि उस पर क्या है, न्यूक्लियस चार्ज की बहुत ज़्यादा क्या लग रही है, अट्रैक्शन पावर लग रही है, जिस करके हम इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकते हैं। बट डाउन द ग्रुप क्या कर सकते हैं, हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो हमारा मेटालिक करैक्टर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, और अलोंग द पीरियड क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। ये ट्रेंड है, आपको इसको ऐसे ही याद रखनी है, इसलिए मैंने आपको पहले शेल्स के बारे में बताया था कि आपको ये बात हमेशा माइंड में रखनी है। जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शेल ही बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ रहा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, बट शेल के इंक्रीज होने करके वो न्यूक्लियर चार्ज इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। तो नेक्स्ट जो हमारा है नॉन मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर तो हमने पढ़ लिया, तो नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होगा, बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा। मेटालिक करैक्टर में क्या था, लूजिंग टेंडेंसी, ओके, और नॉन मेटल क्या होंगे, जो एलिमेंट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे,
गेन करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। क्या बोलते हैं हम उसको, नॉन मेटल विच हैव अ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट देयर ऑक्टेट इज कॉल्ड द नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्लोरीन लेते हैं, क्योंकि क्लोरीन इस साइड प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, सोडियम इस साइड था, क्लोरीन इस साइड है। ओके, तो ये क्या है, मेटल, इस साइड क्या है, नॉन मेटल। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 287। तो इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन द 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, 288। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल। अब हम इसका क्या देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे कि नॉन मेटालिक कैसे मतलब कि क्या फॉलो करता है रूल। तो ये आपका ट्रेंड है, ट्रेंड को हमेशा ऐसे ही दिखाते हैं। अब क्या है, बात ज़रा ध्यान में रखना, दोनों को कंपेयर करवा देती हूँ, मेटल एंड नॉन मेटल को। जो आपने मेटल का पढ़ा था अभी, मेटालिक करैक्टर आपने जो पढ़ा था अभी, वो मैंने कहा था कि जो डाउन द ग्रुप है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, और ग्रुप में क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। यही बोला था मैंने। रीज़न क्या था, रीज़न इसका था यहाँ पे नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल करके मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजिली होता है। बट जब हम नॉन मेटालिक करैक्टर की बात करते हैं, अपने नॉन मेटालिक करैक्टर की हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, गेन करना है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज की पावर चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। अब देखो, जितना छोटा शेल होगा, जितना कम शेल होगा, उतना ही क्या लगाएगा, पावर लगाएगा न्यूक्लियस अपने पास इलेक्ट्रॉन को पास लेके आने में। ठीक है, उतनी क्या लगाएगा, ये पास लगाएगा। अब जैसे देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इजीली न्यूक्लियस के साथ में ही है, तो ये क्या हो रहा है, ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। ये वाला थोड़ा सा दूर है। तो वैसे ही जैसे कि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, और उससे इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं हम गेन कर पा रहे, तो हमारा नॉन मेटालिक करैक्टर कैसे आएगा। तो डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक करैक्टर इज डिक्रीज, बट अलोंग द पीरियड नॉन मेटालिक करैक्टर इज इंक्रीज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए क्या है, पीरियड पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ग्रुप में क्या होगा, डिक्रीज होगा, नॉन मेटालिक करैक्टर। इसी के बेस पे क्या, लूजिंग द इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग द इलेक्ट्रॉन पे ही हमारी क्या करती है, केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। तो केमिकल रिएक्टिविटी का फ्लो ये है, जैसे कि नॉन मेटल्स हैं, तो ये क्या करेगी, हमारी रिएक्टिविटी पहले इंक्रीज करती है। ओके, क्या करती है, इंक्रीज करती है। सिलिकॉन पे आके क्या है, सिलिकॉन क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है हमारा, लेस रिएक्टिव है। उसके बाद क्या है, हमारी रिएक्टिविटी फिर क्या है, ऑलमोस्ट रिएक्टिव हो जाती है। ठीक है, इधर वाले भी रिएक्टिव हैं, इधर वाले भी रिएक्टिव, सेंटर में क्या आती है, हमारी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके, थोड़ी सी क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये हमारा केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड है। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा इजी है, आपको इजीली समझ आ जाए, क्योंकि हमने मेटालिक करैक्टर में इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मेटालिक करैक्टर में हमने क्या पढ़ा था, जो एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो अब जो क्या है, लूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे तो अपने आप बाहर नहीं आ जाता ना, हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, ताकि क्या, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या, शेल से बाहर आ जाए। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the neutral or isolated gaseous atom and convert it into a positively charged ion, कि जो एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने में चाहिए होती है, जो एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है, ताकि वो क्या बन जाए, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाए, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। उसको हम डिनोट करते हैं IE से, और इसकी जो SI यूनिट है वो है आपकी किलो जाउल पर मोल, किलो जाउल पर मोल। आयनाइजेशन एनर्जी में एक कॉन्सेप्ट और आता है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जैसे देखो, एक शेल में क्या थे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था,
वो मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है तो अब वो भी रिमूव करना है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जो फर्स्ट हमने करा तो हम इसको बोलेंगे फर्स्ट आयनोजेशन इंथैल्पी या E1 लिख देंगे। तो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे हम E2 लिख देंगे। थर्ड लिखेंगे तो हम E3 लिख देंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ये तीन हमने क्या करी है, आयनाइजेशन एनर्जी यूज़ करी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, तो हम इसको बोलेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब सिमिलर, अब ये आप खुद दिमाग लगाओगे, मैं आपको सिर्फ इसका बता रही हूँ ट्रेंड क्या है। आयनाइजेशन इंथैल्पी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है और अलोंग द पीरियड क्या करती है, डिक्रीज करती, अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है एंड डाउन द पीरियड क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब इसका रीज़न आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे कि ऐसा क्यों है। याद माइंड में रखना, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है, ठीक है। तो आप ही मुझे एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इसका ट्रेंड ऐसा क्यों है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रो गेन इंथैल्पी एटम, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम। जब भी हम शेल में कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और वो एटम फिर क्या होता है, जो एटम कन्वर्ट इनटू नेगेटिवली चार्ज आयन। तो इलेक्ट्रॉन जब हम गेन कर लेते हैं तो जो हमारा एटम है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अमाउंट क्या बढ़ जाती है, एंड उसकी यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल। अब इसका ट्रेंड भी मुझे आप भी बताओगे, मैं नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो जब तक आप इसका ट्रेंड सोचते हो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरी अप। अच्छा ठीक है, तो देखो अलोंग द पीरियड जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हमने गेन करना है। इलेक्ट्रॉन गेन कब होंगे, जब हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, एकदम स्ट्रांग होगा, ठीक है। न्यूक्लियर की पावर ज़्यादा होगी कभी वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास ज़्यादा कहाँ पे होता है, अलोंग द पीरियड, क्योंकि शेल्स तो कम होते हैं, तो इस करके क्या है, जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अलोंग द पीरियड क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्या होगी, ज़्यादा होगी। बट डाउन द पीरियड क्या हो जाएगी, वो लेस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्या होंगे, शेल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जैसे ज़्यादा हो जाएगा, जिस करके वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितना वो अलोंग द पीरियड में अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। एंड लास्ट वन जो है हमारी वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है आज की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम in a molecule to attract the shared pair of electron toward itself, कि एक मॉलिक्यूल के बीच में किसी एटम की इतनी टेंडेंसी होना कि वो अपने जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन आपने शेयर करे हैं दोनों एटम ने आपस में, उसको अपनी तरफ क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। जैसे हमारे पास है HCl, हाइड्रोजन का एटम, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7 होते हैं। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। तो क्लोरीन की टेंडेंसी जो है वो हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड होती है, जिस करके क्लोरीन क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और हाइड्रोजन क्या करता है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। बट जो क्लोरीन है, जो क्या है, क्लोरीन है, उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है, ज़्यादा है। जो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, वो क्या है, ज़्यादा है, जिस करके जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के जो मतलब हाइड्रोजन और खुद का जो इलेक्ट्रॉन है जो शेयर हुए हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। तो जो ये बॉन्ड है वो हमें थोड़ी सी स्लाइटली किसकी, क्लोरीन की तरफ दिखेगी, हाइड्रोजन की तरफ नहीं दिखेगी। तो ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड किस पे करेगी, क्योंकि देखो हमने क्या करना है, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचना है, अपनी तरफ क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हायर न्यूक्लियर चार्ज। तो हायर न्यूक्लियर चार्ज कब होता है, जब हम क्या होते हैं, अलोंग द पीरियड।
तो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होएगी हमारी वो क्या होएगी, इंक्रीज होगी, और डाउन द ग्रुप क्या होएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वेरी राइट, वेरी गुड। तो ये आज का हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना मत भूलें। थैंक यू।